अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौरीन फ़याज़ और मेरा टॉपिक है द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रेडिबिलिटी क्या होती है, रिसर्च डिज़ाइन के दो पर्टिकुलर एम्फेसिस कौन कौन से हैं, रिलायबिलिटी क्या है, इसके कौन कौन से थ्रेड्स हैं, वैलिडिटी क्या है, इसके कौन से थ्रेड्स हैं, और एंड में मैं आपको जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है ये बताऊंगी। सबसे पहले है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? क्रेडिबिलिटी हमारी रिसर्च में होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिबिलिटी हमें किसी भी सोर्स का लेवल ऑफ ट्रस्ट बताती है। रिसर्च को ट्रस्टवर्दी और अप्रोप्रिएट बनाने के लिए रिसर्चर को अपने सोर्सेज को वेरीफाई करना होता है। मतलब कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ से लिया है और हम इसे अपने रिसर्च में कैसे यूज़ करेंगे, इसे क्रेडिबिलिटी कहते हैं। रिसर्चर्स अपने सोर्सेज को एवेल्युएट करने के लिए डिफरेंट बेंचमार्क्स और क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जिससे उनकी रिसर्च की इंटेग्रिटी पता चलती है। रिसर्च को क्रेडिबल बनाने के लिए हमारे पास 8 वेज हैं। फर्स्ट इज़ व्हाई वाज द स्टडी अंडरटेकन। हम अपनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं? रिसर्च चाहे आप इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हो या कोई पॉलिसी चेंज करने के लिए, हमें सबसे पहले अपने रिसर्च क्वेश्चंस, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स को देखना होता है। थ्रू आउट द रिसर्च हमें अपनी स्टडी के एम को माइंड में रखना होता है। सेकंड है हु कंडक्टेड द स्टडी। हमारी रिसर्च ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी की गारंटी होती है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये देखें कि रिसर्च कौन कंडक्ट कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट हो रही है, और ये असेस करना कि ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक रिसर्च आउटकम में कितना इंटरेस्ट है। थर्ड है हु फंडेड द रिसर्च। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट है कि किस थर्ड पार्टी ने रिसर्च को स्पॉन्सर और फंड किया है, क्योंकि इससे रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी पर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज हाउ वाज डाटा कलेक्टेड। सोशल साइंसेज में क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करने के लिए आमतौर पर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और सेल्फ कंप्लीटिंग क्वेश्चनेयर यूज होते हैं। सर्वे में सैंपल इंडिविजुअल्स की किस तरह अप्रोच किया गया, ये हमारे रिजल्ट की रिप्रेजेंटेटिवनेस को डिटरमाइन करने की एक बहुत क्रूशियल स्टेज होती है। नेक्स्ट है इज द सैंपल साइज एंड रिस्पॉन्स रेट सफिशिएंट। जितना सैंपल साइज बड़ा होगा रिजल्ट्स उतने प्रिसाइज होंगे। अगर 1000 सैंपल साइज होगा तो हमारे पास रिजल्ट्स कम प्रिसाइज आएंगे। रिस्पॉन्स रेट सैंपल साइज के कॉम्प्लीमेंट्री मेजर होता है, जो हमें बताता है कि कितने सैंपल इंडिविजुअल्स ने यूजेबल रिस्पॉन्सेस दिए। नेक्स्ट है डज द रिसर्च मेक यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी दो सोर्सेज से कलेक्ट किया जाता है। अगर एग्जिस्टिंग डाटा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च से लिया गया है तो वह हमारे डाटा सोर्सेज की क्रेडिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है डज द रिसर्च मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फैकल्टी पर कंडक्ट की गई। उसके लिए जो कंप्लेंट्स आई वो फीमेल स्टाफ की ज़्यादा थी, तो रिसर्चर अपनी स्टडी में रीज़न नहीं बता सकेगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट इज कैन द फाइंडिंग्स बी जनरलाइज्ड टू एनी सिचुएशन, इंस्टीट्यूशन और कंट्री। हमारे रिसर्च जितनी दूसरी कंट्रीज और सिचुएशंस पर एप्लीकेबल या जनरलाइजेबल होगी उतनी उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। एक अच्छी रिसर्च के लिए रिसर्च डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम डिफरेंट एरर से बच सकते हैं। इससे रिसर्च की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। रिसर्च डिज़ाइन डिफरेंट रिसर्च ऑपरेशंस को स्मूथ करती है, जिससे कम से कम मनी और टाइम में रिसर्चर अपने रिजल्ट्स तक पहुंच सकता है। रिसर्च डिज़ाइन स्टडी की रिलायबिलिटी पर भी इफेक्ट करती है और इसे इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल एक अट्रैक्टिव कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है, जो कि एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट बनाता है। वैसे ही एक रिसर्च प्रोजेक्ट के डाटा कलेक्ट और एनालिसिस में भी एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन और प्लान की ज़रूरत होती है। रिसर्च डिज़ाइन इनएक्यूरेसी को रिड्यूस करता है, एफिशिएंसी को मैक्सिमम करता है और बायसनेस को एलिमिनेट करता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कलेक्टिंग रिसर्च मटेरियल में भी मदद करता है।
रिसर्च को क्रेडिबल बनाने के लिए रिसर्च डिज़ाइन के 2 पर्टिकुलर एम्फेसिस हैं जिनसे हम अपनी रिसर्च को अप्रोप्रिएट और ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज़ वैलिडिटी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी रिलायबिलिटी क्या होती है। बेसिकली रिलायबिलिटी आपके रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी को कहते हैं। मतलब क्या है, जो डाटा कलेक्शन टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनकी फाइंडिंग कंसिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनका फुलफिल होना हमारी रिसर्च की रिलायबिलिटी बताता है। पहला क्वेश्चन है, विल द मेजर्स यील्ड द सेम रिजल्ट्स ऑन अदर ओकेजन्स। मतलब कि क्या किसी दूसरे टाइम पीरियड पर की गई रिसर्च आपके टाइम पीरियड की रिसर्च फाइंडिंग से सिमिलर है। दूसरा क्वेश्चन है, विल सिमिलर ऑब्जर्वेशंस बी रीच्ड बाय अदर ऑब्जर्वर। कि क्या किसी और रिसर्चर की फाइंडिंग्स आपके रिसर्च से मैच कर रही हैं या नहीं। रिसर्च के हमारे पास 2 एरर्स और 2 बायस थ्रेट्स हैं। पहला थ्रेट है सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट एरर। इससे हमारा डाटा अनरिलायबल हो जाता है। ये एरर तब होता है जब रिसर्च सफिशिएंट इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेस देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर ने एक दिन में 2 इंटरव्यूज़ कंडक्ट की, एक सुबह 10 बजे और दूसरा दोपहर 2 बजे। तो सुबह और दोपहर को किए जाने वाले इंटरव्यूज़ के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, क्योंकि मे बी आफ्टर लंच पार्टिसिपेंट ज़्यादा काम हो और इंटरव्यू ज़्यादा अच्छे से दे। दूसरा थ्रेट है सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट बायस। ये थ्रेट तब होता है जब सब्जेक्ट को पर्पस ऑफ द स्टडी पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चर ने एक ओपन ऑफिस में इंटरव्यू कंडक्ट किया और पार्टिसिपेंट अपने मैनेजर और बॉस की मौजूदगी में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा और वो रिसर्चर को सारे पॉजिटिव आंसर दे देता है। तीसरा थ्रेट है ऑब्जर्वर एरर। ये थ्रेट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट एरर है, जिसमें इलॉजिकल इंटरप्रेट रिसर्चर करता है और गलत मेजरमेंट करता है या फिर कोई फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लेता है। इससे स्टडी की रिलायबिलिटी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। रिसर्चर अपने फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं जिससे उनकी रिलायबिलिटी डैमेज होती है। फोर्थ थ्रेट है ऑब्जर्वर बायस। इसको रिसर्चर बायस या एक्सपेरिमेंटर बायस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर ने एक दिन में 4 इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और पहले 3 उसने बहुत एक्टिव होकर किए, लेकिन लास्ट में वो थक जाता है और इस इंटरव्यू को जल्दी ख़त्म कर देता है और वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता जो वो एक्चुअली में पूछना चाहता था। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी रिसर्च डिज़ाइन के मेथड पर अप्लाई होती है। डेटा कलेक्शन की वैलिडिटी हमें ये बताती है कि आपकी फाइंडिंग्स मेजरिंग फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं। वैलिडिटी हमें बताती है कि जो हमने अपने रिसर्च में फाइंड किया है क्या वो वैलिड है। वैलिडिटी 2 वेरिएबल्स के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप बताती है। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट क्वालिटी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट है। या तो IV का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा DV पर या नेगेटिव। वैलिडिटी इन दोनों वेरिएबल्स के रिलेशन को सही से डिस्कस करना होता है। वैलिडिटी की 2 कॉमन टाइप्स हैं, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी एविडेंस को शो करती है जो ओवरऑल आपने अपनी स्टडी में किया है। ये टेस्ट स्कोर्स को भी इम्प्रूव करती है। इंटरनल वैलिडिटी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होती है जो 2 वेरिएबल्स के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप को ट्रस्टवर्दी बनाती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी हमें बताती है कि आपकी रिसर्च के रिजल्ट्स दूसरी सिचुएशन, ग्रुप्स और इवेंट्स पर एप्लीकेबल हैं या नहीं। वैलिडिटी के कुछ थ्रेड्स होते हैं जिनमें पहला थ्रेड है हिस्ट्री। हिस्ट्री एक आउटसाइड इवेंट को कहते हैं जो स्टडी के दौरान अकर हो जाए। ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के दरमियान होता है जो हमारे पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स को इफेक्ट करता है। कोई भी आउटसाइड इवेंट हो सकता है जैसे कि चेंज इन पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर जिसका सीधा इफेक्ट हमारी स्टडी पर पड़े। दूसरा है टेस्टिंग।
टेस्टिंग को प्रैक्टिस इफेक्ट्स भी कहते हैं। जिन स्टडी में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट को सिमिलर मेजर किया जाता है उनमें टेस्टिंग का थ्रेट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी के सिलेक्शन स्टेप के दौरान अनइक्वल नंबर ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट्स में एक जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल्स आ जाएं। तीसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन हमारी रिसर्च में तब आता है जब हम जो इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं और उसमें स्टडी के टाइम पीरियड तक चेंज आ जाए। अगर मेजरमेंट्स शुरू में डिफरेंट हैं तो पॉसिबिलिटी है एंड में भी वो डिफरेंट रिजल्ट्स देंगी। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा है और वो अपनी स्टडी के एंड तक एक्सपीरियंस की वजह से ज़्यादा अच्छे से मेजर करे एज कम्पेयर टू शुरू की मेजरमेंट्स। फोर्थ वन इज़ मोर्टेलिटी। किसी स्टडी में पार्टिसिपेंट का ड्रॉप आउट होना मोर्टेलिटी होता है। इससे सैंपल साइज में बहुत इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जियोग्राफिकल मूव और अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है मैचुरेशन। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पार्टिसिपेंट प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के दरमियान चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट की एज चेंज हो जाना ड्यूरिंग टेस्टिंग, मूड स्विंग्स, टायर्डनेस, बोर्डम और इनअटेंशन भी मैचुरेशन की एग्जाम्पल्स हैं। मैचुरेशन और हिस्ट्री थ्रेड्स बहुत सिमिलर हैं, उनके दोनों पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स पर इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्रेट है एम्बिगिटी अबाउट कॉजल डायरेक्शन। ये एक इंटरनल थ्रेट है जब आपको स्टडी के दौरान ये ना पता चल सके कि कौन सा वेरिएबल पहले चेंज हुआ है और एंड पर आप ये ना बता सकें कि IV कौन सा है और DV कौन सा है। इसका इफेक्ट हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स पर पड़ता है। नेक्स्ट है जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी को एक्सटर्नल वैलिडिटी भी कहते हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी बताती है कि हमारी स्टडी की फाइंडिंग्स किस हद तक दूसरी पॉपुलेशन पर जनरलाइजेबल हैं। आफ्टर ऑल, हमारी स्टडी का पर्पस ही यही है कि हमारी रिसर्च या हमारी स्टडी वर्ल्ड वाइड जनरलाइजेबल हो। जनरलाइजेबिलिटी लार्ज पॉपुलेशन से होती है। ये हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स में एक एक्सटेंशन के तौर पर यूज़ होती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा स्टडी के रिजल्ट्स जनरलाइज होंगे। अगर रिसर्चर अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए सारी पॉपुलेशन लेता है तो रिजल्टेंट रिसर्च हाईली जनरलाइजेबल होती है क्योंकि वो होल पॉपुलेशन पर कंडक्ट की जाती है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि रिसर्चर पॉपुलेशन से सैंपल साइज लेते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए। इसीलिए एब्सोल्यूट जनरलाइजेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट जनरलाइजेबिलिटी अचीव करने के लिए रिसर्चर को फुल पॉपुलेशन पर अपनी स्टडी कंडक्ट करनी होती है, पर यह टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है और साथ साथ इसके लिए बहुत रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।